जय हिंद साथियों। आज हम देखने वाले हैं हमारा नंबर सिस्टम। स्टार्ट करूंगा नंबर सिस्टम को और इसके सभी के सभी कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस कराऊंगा। साथ में आपको एक चीज़ और बता देता हूं कि मैं जो भी चीज़ें पढ़ाता हूं सब कुछ टाइप वाइज चलता है। तो मैं पहले तो आपको नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। कंप्लीट इंट्रोडक्शन होने वाला है नंबर सिस्टम का। बिल्कुल एक एक चीज़ें आपके लिए क्लियर करूंगा। पूरी की पूरी चीज़ें मैं आपके लिए लिख के लाया हूँ, सभी के सभी टाइप में आपके लिए लिख के लाया हूँ। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। सभी के सभी टाइप में आपको कवर करवा दूंगा। आप जानते हो कि इससे पहले भी मैं आपको 13 चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ। कितने? ये 10 के 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ये जो बैच है हमारा ये 45 डेज का सिलेक्शन बैच है। कौन सा? 45 डेज सिलेक्शन बैच। और इसकी अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हो तो कुछ मत करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा 45 दिन सिलेक्शन बैच, 45 डेज सिलेक्शन बैच। उस पर क्लिक करना, आपको पूरी की पूरी क्लासेस मिल जाएंगी। साथ में अगर आप उसकी पीडीएफ चाहते हो, पीडीएफ डाउनलोड करना, तो सारी की सारी इन सभी चैप्टर की पीडीएफ है, टाइप वाइज पीडीएफ। ठीक है। और आप जिसने आप प्रिंट करा सकते हो, प्रॉपर टाइप लिखा है उसमें, कितने क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर हैं, और साथ में उनका आंसर भी लिखा हुआ है। सब कुछ मैंने इन पीडीएफ को डाल रखा, मेरे टेलीग्राम पर डली हुई है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है। ये चैप्टर वो है जो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। आप देखोगे बोर्ड स्ट्रीम ट्रेन, ये हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है नंबर सिस्टम में। इसकी केवल और केवल 2 क्लासेस लेने वाला हूं। लंबी क्लासेस रहेंगी, ये हो सकता है ये छोटी रहे, लेकिन नेक्स्ट क्लास लंबी रहेगी। इसमें मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में, पहला तो यूपी के एग्जाम में आता है, यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में, और दूसरा एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा जाता है। वो सभी के सभी कॉन्सेप्ट मैं आपको कवर करवाऊंगा। ठीक है। यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी इन सभी एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, ठीक है, वो करवाऊंगा। और आप कोई अन्य एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल चिंता मत करना, सभी के सभी टाइप इसमें ले रखे हैं, तो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा आपका। आगे मैं आपको ये सारे चैप्टर कंप्लीट कराने वाला हूँ। आगे एलसीएम, एचसीएफ, सिंपलीफिकेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, बस आपको साथ में बने रहना है हमारे, याद रखने की वाली बात। देखिए कौन से दिन क्या पढ़ाया, साथ में ये लिख रखा है मैंने, ताकि आपको दिक्कत ना आए क्लासेस ढूंढने में। ठीक है। अब जो बता दिया वो सो बता दिया मैंने। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा बेसिक। सबसे पहले क्या, सबसे पहले जानना जरूरी है कि बेसिक नंबर सिस्टम होता क्या है। ठीक है। क्योंकि अगर आप इस वाले पार्ट को मिस कर देते हो तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम में प्रॉब्लम आपके क्रिएट होगी, गारंटेड। क्योंकि अगर आपको ये सभी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो वो लैंग्वेज बना के देता है। नंबर सिस्टम की खास बात ये है कि अगर उसका मन सटका, अगर उसका दिमाग सटका, वो टाइप वाइज क्वेश्चन देगा, टाइप वाइज देगा, और लैंग्वेज भयंकर ही घुसा के देगा कि आप देख के डर जाओगे अगर आपको ये टर्मिनोलॉजी पता नहीं होगी। सबसे पहले तो समझना नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, इसमें हम सीखते हैं नंबर्स के बारे में जानकारी लेना। ठीक है। कई सारी की नंबर प्रणाली होती है जिसमें से हम यूज करते हैं डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम का यूज हम करते हैं, हम इंसान हैं तो हम इस बात को समझ लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर बाबा इस बात को समझते हैं, बाइनरी सिस्टम को समझते हैं। इस बात को हम नहीं समझ पाते। ये केवल 0 और 1 की फॉर्मेट में बातें होती हैं, इसकी 0-1 फॉर्मेट में। इतना हमारा दिमाग नहीं कि हम इसको समझ पाए, तो इसको तो कंप्यूटर समझता है, और ये भी कंप्यूटर के लिए यूज होती है हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो हम इनमें से कुछ नहीं, हम केवल हमारी फेवरेट चीज़, हमारे काम की चीज़ डेसिमल सिस्टम देखेंगे। इसमें सब कुछ आपको सिखाएंगे। कई एग्जाम में डेसिमल टू बाइनरी आ जाता है। ठीक है। तो वो चीज़ हमारे काम की नहीं, हमारे एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा, चिंता मत करिए। ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी से हेक्साडेसिमल भी आ जाता है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल आता है, लेकिन हमारे एग्जाम में कुछ नहीं। हम केवल और केवल इसको पढ़ना चाहते हैं। मैंने केवल ये बातें केवल आपको इसलिए बताई, कहीं आपके मन में ये ना रह जाए कि सर बातें केवल डेसिमल सिस्टम तक चलती है। मैं बोलूँगा नहीं, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, एक ऑक्टागोनल भी होता है, वो भी होता है, लेकिन यहाँ पर केवल हम इसकी बात करने वाले हैं। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि इसमें कुछ भी हो वो सब कुछ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और बस इसी नंबर्स। ठीक है। इसके अलावा आपको पूरा डेसिमल सिस्टम है, इनके अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। आप गौर से देखोगे किसी भी नंबर को, तब आपको पता चलेगा हर एक नंबर इन संख्याओं से मिलकर बना होता है। मतलब कि किसी भी संख्या को दर्शाने के लिए आपको 10 अंकों की जरूरत होती है, जिसे डेसिमल सिस्टम बोला जाता है। मतलब ये 10 अंक। ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा कि इतनी बातें तो आपको समझ में आई होगी। अब जरा मैं आपको आगे ले चलता हूँ, थोड़ा सा आगे ले चलेंगे और कुछ चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखना, डेसिमल सिस्टम को लोगों को लगता है कि सर ये नेचुरल नंबर में डिवाइडेड करने की, मैंने आपको क्लियर करना चाहूँगा ये बात, ये वाली बात। क्या अगर मैं इसे डेसिमल सिस्टम बना दूँ, डेसिमल नंबर का सिस्टम बना दूँ, तो इसमें ये तो मेरा सिस्टम हो जाएगा किसका? रियल नंबर का। जो बचेगा उसे बोलूँगा मैं, ये रियल नंबर हो गए, ये इमेजिनरी हो गए रियल, और ये हो गए हमारे
दोनों मिश्र, कौन सी, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे, जिसमें आज हम सीखेंगे रियल नंबर के बारे में। कौन से नंबर के बारे में? रियल नंबर, मतलब कि सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं जो भी हम पढ़ते हैं ना, मिश्रित संख्या रहती है, जो हम सीखने जा रहे हैं ना वो सम्मिश्र संख्या रहती है। लेकिन ये इमेजिनरी वाला पार्ट रहता है ना, ये केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी नहीं होता। ये आप 11th-12th के मैथ्स में पढ़ते हो, साथ में बीएससी आके इंजीनियरिंग वगैरह करते हो, तब ये चीजें काम में आती है। अब इसमें से अभी मैं अपने काम की चीजें उठाऊंगा, ये वाला पार्ट, रियल पार्ट, मतलब कि रियल नंबर में। इसमें मैं इसको छोड़ देता हूँ, इसको काम में नहीं लूंगा, मैं इसको काम में लूंगा। तो मैं यहाँ से भी फिर से मैंने सिलेक्शन किया कि आपको मुझे ये नहीं पढ़ाना और आपको भी ये नहीं पढ़ना, आपको ये वाली चीजें पढ़ना है, रियल पार्ट, ठीक है। लेकिन मैं 1 सेकंड में आपको, 5 से 10 सेकंड में आपको केवल ये बातें बताना जरूरी समझूंगा कि ये क्या होता है और ये क्या होता है। पर ध्यान से समझना ये बात। क्या? देखिए, आप जानते हो क्या, अगर मैं पॉजिटिव नंबर का अंडर रूट लेता हूं तो 2 आता है। अगर मैं जीरो का अंडर रूट लेता हूं तो 0 आता है। अगर मैं अंडर रूट किसी माइनस के नंबर का ले लूं तो आप भी इस बात को जानते हो कि सर माइनस संख्या का अंडर रूट पॉसिबल नहीं होता। ऐसी कोई संख्या नहीं होती जिसका स्क्वायर करने पर माइनस आए। क्या? ऐसा कोई नंबर नहीं होता जिसका स्क्वायर करने पर माइनस आए या फिर जिसका अंडर रूट लिया जा सके। इसीलिए एक स्पेशल केस बनता है जिसमें अंडर रूट माइनस का 1 लेने पर इक्वल में आयोटा बन जाता है, जिसे मैं बोलता हूँ आयोटा। क्या बोलते हैं इसे? आयोटा। ये ग्रीक लेटर है, जैसे आई नहीं आयोटा पढ़ते हैं, ठीक है। ये इमेजिनरी नंबर को बनाता है, लेकिन ये हमारे काम की चीज नहीं है। अगर बाई चांस आ जाए कि आई मतलब आयोटा मतलब अंडर रूट माइनस में 1, मतलब कि ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर -1 बनता है, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर -1 बनता है, उन्हें इमेजिनरी संख्याएं बोला जाता है, मतलब काल्पनिक संख्याएं बोला जाता है। आपको ऐसी संख्या कहीं देखने को नहीं मिलेंगी जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें, ठीक है, और जो आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है। मैं केवल इस चैप्टर, इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, वास्तविक संख्या, ठीक है। अब वास्तविक संख्याओं का भी जानने से पहले आपको बहुत सारी चीजें जानना पड़ेंगी। आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है इंटीजर, पूर्णांक क्या होते हैं, ठीक है। जो आपका रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं, वो भाई बहुत सारी हैं, दशमलव, रेशनल नंबर, कई सारी चीज़ों से मिलकर बनी होती है, जिसमें से एक पार्ट मैं उठाऊंगा और इंटीजर उसको आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। कभी भी उस चार्ट के पीछे मत पड़ना कि वो एक लंबा सा चार्ट बता दिया, वास्तविक संख्या ये और वो, उसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। मैं आपको एक एक करके सब कुछ समझाते जाऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। अगर मैं आपको इंटीजर समझा रहा हूँ तो विश्वास मानिए, आपकी पकड़ इस पर मजबूत होना चाहिए। कभी कभी आपसे कोई पूर्णांक कह दे तो आपके दिमाग की बत्ती जलना चाहिए और आपको ये लाइन देखना चाहिए, ठीक है। पहली चीज, इंटीजर का सीधा सीधा मतलब होता है डेसिमल नहीं आना चाहिए। क्या? डेसिमल नहीं आना चाहिए। दूसरा सीधा सीधा मतलब होता है इसका क्या? कोई भी चीज अपॉन में नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज अपॉन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपॉन में ये 1/3, 2/5, 6/7 इस टाइप की चीजें नहीं होना चाहिए, याद रखना। डेसिमल में 1/3 में ऐसी चीजें आपको देखने को नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। आप बोलोगे सर जो सीधा दिख जाए, कैसे दिख गया सीधा? 5 4 3 2 1, ठीक है। इस पर जो चीजें सीधी दिख रही है ना, माइनस में हो चाहे प्लस में हो, उन्हें बोलते हैं इंटीजर, ठीक है। अब एक स्पेशल टाइप निकल के आता है पॉजिटिव इंटीजर। अगर एग्जामिनर आपसे बोल दे कि पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, मैं आपका एक भ्रम दूर करना चाहूंगा। क्या? एक भ्रम जो सबसे ज्यादा लोगों को रहता है, क्या कि सर ये जीरो क्या? मैं बोलूंगा जीरो इज अ जीरो इंटीजर, मतलब जीरो इज ना इधर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, ठीक है। जीरो ना तो नेगेटिव होती है, जीरो ना तो पॉजिटिव होती है, मतलब कि जीरो ना तो नकारात्मक ना धनात्मक, मतलब कि ना तो ये ऋणात्मक है ना ये धनात्मक है। ये बात आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो जाती है तो उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं ना, इन्हीं को ही नेचुरल नंबर बोला जाता है, मतलब कि इन्हें ही प्राकृतिक संख्या बोली जाती है, ठीक है। अगर वो आपसे कभी कहते पॉजिटिव इंटीजर तो आप समझ जाना नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कभी कभी आपसे बोलते नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर जब भी बोले, नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है सर? नेगेटिव इंटीजर का मतलब केवल ये वाले नंबर होते हैं, क्या? माइनस के नंबर, माइनस के, ठीक है। माइनस के सभी नंबर को नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं, जीरो को जीरो इंटीजर बोलते हैं और एन नेचुरल नंबर को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजी बनती है, वो मैं आपको सिखाना चाहूंगा। क्या? देखिए, एग्जामिनर की बातें हैं ये। नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव नंबर ये क्या होता है? गौर से समझना, नॉन नेगेटिव नंबर, ठीक है। उसने क्लियर बोल दिया कि नॉन नेगेटिव,
नॉन नेगेटिव, इसे हिंदी में बोलते हैं गैर ऋणात्मक संख्या। ठीक है, हिंदी में लिख लेना आप, गैर ऋणात्मक संख्या। मतलब कि इसमें आपको जीरो को इंक्लूड करना पड़ेगा, साथ में सभी के सभी पॉजिटिव नंबर को इंक्लूड करना पड़ेगा, 1 2 3। आप बोलोगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, मैं आपसे एक बात और बोलना चाहूँगा, इन नॉन नेगेटिव इंटीजर को ही, इन नॉन नेगेटिव नंबर को ही क्या बोला जाता है? आप बोलोगे सर इन नंबर को बोला जाता है क्या? एक सेकेंड, इंटीजर है ये, इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर 0 से 1 2 3 इन्हें बोला जाता है होल नंबर। क्या बोलोगे आप सर? इन्हें होल नंबर बोला जाता है, होल नंबर, या फिर इन्हें बोला जाता है पूर्ण संख्याएं। क्या बोला जाता है? इन्हें पूर्ण संख्याएं बोला जाता है, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, आप बोलोगे कि सर यहां तक सब कुछ क्लियर है हमारे, क्या नॉन नेगेटिव नंबर बोले मतलब नेगेटिव को हटा दीजिए, 0 और 1 2 3 को ले लीजिए मतलब होल नंबर, 1 2 3 बोले मतलब कि नेचुरल नंबर, 0 इंक्लूड करते मतलब होल नंबर मतलब कि पूर्ण संख्याएं। ठीक है, एक वर्ड और यूज वो बोलता है क्या? नॉन पॉजिटिव नंबर, नॉन पॉजिटिव नंबर मतलब गैर धनात्मक संख्या, पॉजिटिव क्या? नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये बात है वो करता क्यों है, मैं इसकी बात को आपको याद दिला दूं। क्या? जब भी उसको जरूरत हो उसे बताना हो कि मैं 0 की बात कर रहा हूं और मैं -1 -2 -3 की बात कर रहा हूं, तब जाके वो ऐसी बातें बोलता है कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अगर मुझे आपसे कहना हो कि मैं 0 से लेकर -1 -2 -3 की बात कर रहा हूं, तो मैं आपसे क्या बोलूंगा? ठीक है, या तो मैं ये बोल सकता हूं कि 0 प्लस क्या, नेगेटिव प्लस 0, या तो ये बोल सकता हूं, या फिर मैं आपसे ये भी कह सकता हूं कि नॉन पॉजिटिव नंबर, ऐसी संख्या जो पॉजिटिव ना हो, गैर धनात्मक संख्या। ठीक है, अब उम्मीद करूंगा कि आपको ये वाला जो चार्ट है ना, सब कुछ पॉजिटिव नंबर मतलब नेचुरल नंबर, 0 अगर आप 0 को ऐड कर दोगे मतलब कि क्या बन जाएगा? ये नॉन नेगेटिव नंबर, 0 1 2 3 ये हो जाती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब कि होल नंबर। ठीक है, अब एक बार और देखिए। ठीक है, अब आपके पास दो नंबर आ गए कि नेचुरल नंबर, एक होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? आप लोग सर नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएं, मतलब ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट हो, 2 3 4 5 और इनफाइनाइट तक जाती हैं। याद रखना सारे की सारी पॉजिटिव होती हैं। दूसरी बात याद रखना, कभी भी ये 0 के इक्वल नहीं होती, मतलब नेगेटिव मतलब कि नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कभी भी 0 नहीं हो सकती। दूसरा आपकी डाउट क्लियर होगा। ठीक है, कुछ बातें और ध्यान रखना। क्या? होल नंबर, मैंने बताया था होल नंबर को आप एक नया नाम भी दे सकते हो। होल नंबर का एक नया नाम भी होता है क्या? नॉन नेगेटिव नंबर, मतलब ऐसी संख्या जो नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब कि गैर धनात्मक संख्या है, गैर ऋणात्मक संख्या, गैर ऋणात्मक संख्या। ठीक है, गैर ऋणात्मक संख्या या होल नंबर। होल नंबर याद रखना 0 से 1 2 3 तक जाता, 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक जाता है। ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 हो सकता, बट ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। कि n कैन नेवर बी 10 टू इनफाइनाइट इन नेगेटिव। क्या? n मतलब क्या, सॉरी, जो होल नंबर है वो कभी भी किसके इक्वल नहीं हो सकता? नेगेटिव इंटीजर की नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। कभी भी होल नंबर की नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। आप बोलोगे सर इतना हमें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है। देखिए, ये बातें बताना इसीलिए ज़रूरी होती हैं कि एग्जाम में पूछ ली जाती हैं आपसे ये बातें, और आप अटक जाते हो जब वो क्वेश्चन दे देता है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो आप पॉसिबिलिटी नहीं बना सकते अगर आपको ये ज्ञान नहीं है तो। ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि इनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, अब होल नंबर को कई सारे पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहली चीज़ तो होल नंबर का द्वारा याद कीजिए कि सर 0 1 2 3 4 डेस की बात कर रहा है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें निकल के आती हैं। होल नंबर हिंदी में लिख देता हूँ, नहीं हिंदी मीडियम वाले बुरा मान जाएंगे। होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्याएं। आप बोलोगे सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हमें होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आता हूँ मैं इवन नंबर। इवन नंबर को हिंदी में बोला जाता है सम संख्या। क्या बोला जाता है? सम संख्या, सम संख्या। ठीक है, क्या बोला जाता है? सम संख्या। सम संख्याओं की खास बात होती है वो 2 से विभाजित होती है, मतलब ऐसी संख्या जिनमें
दो का भाग चला जाए, ऐसी संख्या जिनमें दो का भाग चला जाए उन्हें सम संख्या बोला जाता है। ठीक है, फिर आता हूं मैं ऑड नंबर के पास। ऑड नंबर को बोला जाता है विषम संख्या। क्या बोला जाता है? आप बोलोगे सर इन्हें बोला जाता है विषम संख्या है। विषम संख्याओं की खास बात होती है वो कभी भी नॉट डिविजिबल बाय टू, नॉट डिविजिबल बाय टू, इनमें दो का भाग कभी भी नहीं जाता। ठीक है, अब आता हूं मैं प्राइम नंबर के पास में। प्राइम नंबर की बड़ी खास बात होती है क्या? प्राइम नंबर, ठीक है, देखिए प्राइम नंबर में क्या होता है, एक सेकेंड, होल नंबर पूर्ण संख्या मतलब जीरो। जीरो किस में आ जाएगा? प्राइम, कंपोजिट, इवन, ऑड। जीरो इवन, ठीक है, बताइए जीरो इवन है कि ऑड है? बताइए जीरो इवन है कि ऑड है? सर जीरो इवन होता है, इवन। क्यों जीरो इवन क्यों होता है? क्योंकि इसमें जीरो का भाग, दो का भाग चला जाता है। जीरो बट्टे में दो इक्वल में जीरो। ठीक है, इसीलिए जीरो को इवन बोला जाता है। क्लियर? ठीक है, प्राइम नंबर को क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर को बोला जाता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राइम नंबर, सॉरी गलती हो गई, एक सेकंड रुकना। प्राइम नंबर मतलब कि अभाज्य संख्या है। अभाज्य, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं की भी बड़ी खास बात होती है अपने आप में, जैसे एग्जाम्पल के लिए 17 और 13। ठीक है, कि इनकी खास बात क्या होती है समझना। क्या ये केवल दो फैक्टर होते हैं? इनके केवल दो फैक्टर होते हैं। कौन से दो फैक्टर? गौर से देखना। क्या या तो ये खुद से ही कटेंगे या वो वन से कटेंगे, ये खास बात होती है। या तो वन से कटेंगे या 13 से कटेंगे। आप बोलोगे सर ठीक है, इतना समझ में आता है हमें। ठीक है, ये एक नेचुरल नंबर, एक नंबर को अभाज्य संख्या तब कहते हैं या तो वो खुद से कट जाए या वो वन से कट जाए। ठीक है, केवल दो ही कंडीशन पॉसिबल होती है, याद रखना ये वाली बात को। ठीक है, अब आया मैं हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। ऐसा नंबर जिसके दो दो फैक्टर हो। जैसे के लिए एग्जाम्पल के लिए मैंने 6 ले लिया। कैसे? इसमें एक का भी भाग जाता है, इसमें दो का भी भाग जाता है, इसमें तीन का भी भाग जाता है, इसमें 6 का भी भाग जाता है। मतलब ऐसा नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टरों से कंपोजिट नंबर या फिर भाज्य संख्या बोला जाता है। भाज्य संख्या क्या बोला जाता है? भाज्य संख्या बोला जाता है। आपको बिल्कुल अंदर की बातें बता रहा हूं मैं, अंदर की बातें क्या क्या चलता है इन संख्याओं की। बड़ा बड़ा रहस्य है इन संख्याओं में छुपा हुआ। तो उन सभी रहस्यों को रिवील करने जा रहे हैं हम आज की क्लास में। बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे धीरे धीरे करके, एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप सीखते चले जाएंगे और इतना सीख जाएंगे कि एग्जाम के लेवल को टच करके आएंगे हम। ठीक है, ये उम्मीद करूंगा कि ये वाली बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, मैं आपको सबसे बड़ा डाउट जो किसी को नहीं आता या फिर सभी को ही आता है लगभग, ये डाउट क्या, वन के बारे में बताइए सर। वन इज अ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, मतलब कि एक एक क्या होता है? अभाज्य संख्या होती है या भाज्य संख्या होती है? वन इज अ प्राइम और कंपोजिट नंबर, जल्दी बताइए क्या होता है? ठीक है, वन की एक बुरी बात है क्या? वो एक तो खुद से कट जाता है और एक वो एक से कट जाता है। लेकिन इसके साथ बुरी बात यह है कि बेचारा वो सेम ही कंडीशन बना रहा है। मतलब ये दो अलग अलग बातें नहीं है, ये एक ही बात को कहा जा रहा है। क्या एक ही बात को कहा जा रहा है? वो एक से ही करता है एक्चुअल में। मतलब कि ये उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता कि इसके दो फैक्टर होते हैं। क्या प्राइम नंबर क्या कहता है? गौर से समझने से बात को। क्या प्राइम नंबर कहता है कि मुझे दो फैक्टर चाहिए। क्या चाहिए? मुझे दो फैक्टर चाहिए, एक तो खुद और एक वन। ठीक है, और कंपोजिट नंबर कहता है, कंपोजिट मतलब भाज्य संख्याएं कहती हैं कि मुझे दो से ज़्यादा फैक्टर, कंपोजिट नंबर कहते हैं कि मुझे दो से ज़्यादा फैक्टर चाहिए, दो से ज़्यादा फैक्टर। ठीक है, ये बेचारा किसी भी बात को फुलफिल नहीं कर पाता, ये बेचारा किसी भी बात को फुलफिल नहीं कर पाता। तो वन के बारे में मैं कह सकता हूँ कि वन इज नाइदर प्राइम, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। इसका मतलब क्या है? हिंदी में भी लिख दूंगा मैं, बिल्कुल बुरा मत मानना आप। क्या एक ना तो अभाज्य संख्या है, ना तो भाज्य संख्या है। ठीक है, ये बड़ी बुरी बात हुई इसके साथ में। क्या तो वन ने क्या किया? अपना खुद का एक प्लेनेट बना लिया, खुद का एक प्लेनेट बना लिया। क्या उसने बोला कि मुझे नेचुरल नंबर में एक हिस्सा चाहिए। क्या मैंने देखा नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, मुझे इसमें एक हिस्सा चाहिए। तो इसने खुद के अलग से एक हिस्सा करवाया। क्या इसने खुद का एक अलग से हिस्सा बुलाया, एक जिसे इकाई अंक बोला जाता है, इसे इकाई अंक बोला जाता है। इसने खुद का एक अलग से हिस्सा ले रखा है, याद रखना। ठीक है, नंबर सिस्टम में एक की भी बड़ी खास बात है। क्या बड़ी खास बात है? इकाई का अंक। ठीक है, नेचुरल नंबर एक। ठीक है, एक होती है सम संख्याएं, सॉरी प्राइम नंबर
ठीक है। और कंपोजिट नंबर, मतलब आप जब इन सभी चीज़ों को मिला दोगे, मतलब कि नेचुरल नंबर जब एक को मिला दोगे और प्राइम नंबर को मिला दोगे और कंपोजिट नंबर को मिला दोगे ना, तब जाके आपके सामने नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या बनेंगी। इन तीनों के बिना ये पूर्ण नहीं है। नेचुरल संख्याओं को पूरा बनाने के लिए इन तीनों चीज़ों का रोल होता है। तो आपको ये तीनों चीज़ें बड़े प्यार से याद होना चाहिए और पता होना चाहिए। ठीक है, इनके क्या क्या पार्ट होते हैं वो सब कुछ डिस्कस करूंगा। बिल्कुल कोई दिक्कत मत लेना, आप एक एक चीज़ें क्लियर करेंगे, सब कुछ डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ में, याद रखना। ठीक है, एक सेकंड वेट कीजिए। आगे चलते हैं, देखिए जरा। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइम नंबर के बारे में। क्या प्राइम नंबर, मैंने आपको बता दिया क्या, ऐसी संख्या जो क्या या तो 1 से कटती हैं या फिर खुद से कट जाती हैं, मतलब ऐसी नंबर को प्राइम नंबर बोला जाता है। ठीक, लेकिन अब एग्जामिनर चालू हो गया है, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पर चीजों को पूछने लगा है। बड़े ध्यान से समझना इस बात को। क्या को प्राइम किसे बोला जाता है? को प्राइम समझना। ठीक है, को प्राइम ऐसी संख्या होती है, इन्हें हिंदी में मैं सबसे बोलूं तो इन्हें बोला जाता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल समझ गए, क्या इन्हें बोला जाता है सह अभाज्य संख्या। ठीक है, क्या बोला जाता है? सह अभाज्य। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई। अब दूसरी बात बड़े ध्यान से समझना। क्या एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने दो संख्याएं लिख दी, 5,7, 5, एक सेकेंड रुकिए, 12, कितना ले लेता हूं, 7। बताइए, अब इन्हें इन्हें बोला जाता है को प्राइम। सबसे पहली बात, क्या इसका कंडीशन होने के लिए क्या है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों का HCF 1 होना चाहिए। क्या दोनों का HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर दोनों संख्याओं का HCF 1 है तो उन्हें बोला जाता है को प्राइम नंबर्स, मतलब कि सह अभाज्य संख्या। मतलब इन दोनों में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, दूर दूर तक कोई कुछ भी कॉमन नहीं, उन्हें बोला जाता है सह अभाज्य संख्या, रिलेटिवली प्राइम नंबर। ठीक है, इसकी जगह मैं आपको समझाना चाहूंगा ट्विन प्राइम नंबर। क्या बोला जाता है जिन्हें? ट्विन प्राइम नंबर। इस बात को समझिए आप। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर मतलब कि युग्म युग्म भाज्य संख्या, युग्म अभाज्य संख्या, मतलब ऐसी संख्या जो युग्म में होती है। किस में होती है? युग्म में। अब गौर से समझना इसका मतलब क्या है। ठीक है, युग्म का पहली चीज तो इनमें 2 का गैप होता है। 2 का गैप होता है इनमें। क्या होता है? 2 का गैप। 2 का गैप। 2 के गैप होने का मतलब क्या? बड़े ध्यान से समझना इस बात को। क्या जैसे मैंने लिखा 3 और 2 5। ठीक है, गौर से देखिए, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, तो इन्हें बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, 5 और 2 7। ठीक है, 5 और 2 7, ये भी ट्विन प्राइम नंबर, इन्हें बोला जाता है ट्विन प्राइम नंबर या युग्म अभाज्य संख्या। ठीक है, और ये बात भी आप समझ गए कि सह अभाज्य संख्या किन्हें बोला जाता है, जिनका HCF बनो उन्हें सह अभाज्य संख्या बोला जाता है। आप इन चीजों को अब याद कर लोगे। ठीक है, आगे ले चलते हैं। अब तक आपको थोड़ा सा, अब बड़े ध्यान से आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। क्या डेसिमल नंबर्स को आपको समझना पड़ेगा। किसको? डेसिमल नंबर्स को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, देखिए डेसिमल नंबर को आप एक तो टर्मिनेटिंग नंबर लिख सकते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर, अगर मैं इसे हिंदी में लिखूं तो इन्हें बोला जाता है शांत संख्याएं, शांत दशमलव कह सकते हो इन्हें। क्या? शांत दशमलव। ठीक है, यहीं से बड़ी बड़ी बातें होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अभी सब्र कीजिए थोड़ा सा। शांत दशमलव बोला जाता है इन्हें। क्या? शांत दशमलव। ठीक है, अब इन्हें बोला जाता है अशांत दशमलव। क्या बोला जाता है? अशांत दशमलव। अशांत, ये अंक की मात्रा। ठीक है, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, देखिए अशांत भी हैं तथा रिकरिंग, यानी मतलब कि आवृत्ति, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति। एक सेकेंड, हिंदी वालों को हिंदी में लिखना बहुत जरूरी हो जाता, नहीं अदरवाइज समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, पुनरावृत्ति। ठीक है, मतलब कि अशांति भी है और पुनरावृत्ति भी है। पुनरावृत्ति। ठीक है, अब आपको इसका मतलब समझाता हूं मैं सबसे पहले। ठीक है, मैंने लिखा 2.5। देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या? एक संख्या। आपने बोल के बता दिया मुझे कितनी है? एक संख्या। अब यहां पर समझना, वो क्या कहेगा? 2.55555।
डैट डैट बताइए कितनी संख्या है। आप बोलो सर यहाँ पर 5 आ रहा है, वो भी बार बार, कि 5 कैसा आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो 2.5 के ऊपर बार लगा दी, मतलब 5 बार बार है, ठीक है। तो 5 पर मैंने बार लगा दी, आप समझ गए, ठीक है। देखिए ये अशांत है, अशांत मतलब कि बार बार आ रही है, पुनरावृत्ति मतलब आ तो रही है लेकिन बार बार आ रही है, बार बार, ठीक है। तो इन्हें, इसे भी और इसे भी मैं संपूर्ण रूप से बोल दूंगा, मतलब कि टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग, इन्हें बोलते हैं रियल नंबर, वो सॉरी क्या बोलते हैं, एक सेकंड अभी बता रहा हूं मैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ये क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, एक सेकंड, इसे बोलते हैं रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं इसे, रैशनल नंबर। यहां से यहां तक इन्हें बोला जाता है रैशनल नंबर। क्या बोला जाता है, रैशनल नंबर, मतलब इन्हें बोला जाता है परिमेय संख्या। क्या बोलोगे आप सर, इन्हें बोला जाता है परिमेय संख्या। आपस में रिलेशन मत ढूंढना, जो चीजें बताता जा रहा हूँ अलग अलग, उनको अलग अलग कैटेगराइज करते जाना। जिस टाइप से मैंने पढ़ाया है ना, आप भी कीजिए कोशिश की उसी तरीके से आप याद करें। डेसिमल नंबर 3 टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। ये जो 2 टाइप रहती है ना, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, वो बनाते हैं रैशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या। अब एक टाइप और बचता है जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आता है, मतलब कि ऐसी संख्याएं 2.5, 7, 6, 1, 2, 3, मतलब ना तो इनका कोई फिक्स्ड पैटर्न रहेगा, रिपीट करने का कोई पैटर्न नहीं पता कि कैसे रिपीट होंगी, कब होंगी, अनंत तक जाती जाएंगी, तो इनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। इन्हें बोलते हैं हम इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर, मतलब इन्हें हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, आप बोलोगे सर बिल्कुल इन्हें अपरिमेय संख्या कह देंगे हम, ठीक है। इतनी बातें आपको बड़ी प्यार से मेरी समझ में आने लगी हैं, ठीक है। शांत दशमलव, अशांत दशमलव, पुनरावृत्ति और इन्हें बोलता अनावृत्ति। इन्हें क्या बोलते हैं, अनावृत्ति। अनावृत्ति मतलब कि अशांत दशमलव और अनावृत्ति। क्या बोलोगे, अशांत दशमलव और अनावृत्ति। हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे। अशांत व अनावृत्ति, अशांत व अनावृत्ति, अशांत व अनावृत्ति, ठीक है। याद रख लोगे आप बोलोगे सर बिल्कुल याद हो गया, मैं इसके 3 पार्ट है, 1, 2, 3, इन दोनों को मिला दूं तो परिमेय संख्या बन जाती है, उसे बना लूं तो अपरिमेय संख्या बन जाती है। इसको खास बात यह है क्या, इसको p/q फॉर्म में मैं नहीं लिख सकता हूं, p/q फॉर्म में इसे नहीं लिख सकता हूं, लेकिन इसे p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। याद रखना ये वाली बात, क्या इसे p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसे p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन बन जाती है वैसे, ठीक है। अब थोड़ी सी आगे चलूंगा मैं, रैशनल नंबर। क्या, रैशनल नंबर, जो मैंने अभी आपको बताया ना, रैशनल नंबर 2 टाइप के होते हैं। रैशनल नंबर कितने टाइप के थे, 2 टाइप के थे, जिसमें क्या क्या आया था, पहली चीज बताइए कौन कौन सी आई थी सर। पहली चीज इसमें आई थी शांत दशमलव। क्या आई थी, शांत दशमलव, शांत दशमलव। दूसरी चीज क्या आई थी सर, दूसरी चीज इसमें आई थी अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत व पुनरावृत्ति दशमलव, पुनरावृत्ति दशमलव, ठीक है। ये 2 टाइप की चीजें होती है, इन्हें बोला जाता है रैशनल नंबर, ठीक है। यहां से आपके माइंड में ये चीजें डेफिनेशन क्लियर हो गई कि पुनरावृत्ति रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर उन चीज को कहते हैं जो p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। खास बात यहाँ पर q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है, याद रखना ये वाली बात, ठीक है। q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं उम्मीद करूंगा कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। फर्दर रैशनल नंबर को आगे और पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है जीरो रैशनल नंबर, जीरो रैशनल नंबर, जीरो रैशनल नंबर मतलब कि जीरो रैशनल नंबर इसे बोला जाता है, ठीक है। नेगेटिव रैशनल नंबर, जिसके आगे नेगेटिव लगा हो उसे बोलता है नेगेटिव रैशनल नंबर, ठीक है। अब सबसे बड़ा पार्ट आता है मेरा पॉजिटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर मतलब कि धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या। क्या बोलोगे आप सर, इन्हें बोलते हैं धनात्मक परिमेय संख्याएं। क्या बोलोगे इन्हें, धनात्मक परिमेय संख्या, ठीक है। इसकी खास बात क्या, बहुत ध्यान से समझना उस बात को, क्या धनात्मक परिमेय संख्या, इन्हीं संख्याओं को फ्रैक्शन बोला जाता है या फिर भिन्न बोला जाता है। जो आप देखते हो ना कि भिन्न आप सॉल्व कर रहे हो, इन्हीं चीजों को फ्रैक्शन या भिन्न बोला जाता है। अब आपके मन में कभी डाउट नहीं आएगा, क्या सबसे ज्यादा बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि सर फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में क्या अंतर होता है, ठीक है। मैं ये बोलूंगा रैशनल नंबर हर वो चीज है जैसे p/q फॉर्म में रख लिया। फ्रैक्शन उस चीज को बोलते हैं जो पॉजिटिव फ्रैक्शन हो, मतलब कि इसके आगे पॉजिटिव साइनों से फ्रैक्शन बोला जाता है, ठीक है। अब गौर से समझना, फ्रैक्शन भी 3 टाइप के बन जाती है। क्या, फ्रैक्शन भी 3 टाइप के बन जाती है। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर इन्हें बोलते हैं उचित भिन्न। क्या बोला जाता है, इन्हें उचित भिन्न बोला जाता है, उचित भिन्न,
इन्हें क्या बोला जाता है? आप बोलो सर, इन्हें बोला जाता है उचित भिन्न। उचित भिन्न की एक खास बात होती है क्या? उचित भिन्न की एक खास बात होती है जो इनका न्यूमरेटर, जो इनका अंश होता है, जो इनका नंस होता है, वो हर से छोटा होता है। ठीक है। इम्प्रॉपर भिन्न, इन्हें बोला जाता है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या बोला जाता है? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न की भी खास बात होती है क्या? इनका जो अंश होता है, इनका जो न्यूमरेटर होता है, वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, 5 से बड़ा होता है 7। ठीक है। ऊपर वाला हमेशा बड़ा होगा। ठीक है। अब एक चीज और समझना आप, क्या इसी को अगर आप सॉल्व सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाएगी, यानी इसे बोला जाता है हिंदी में मिश्रित भिन्न। क्या बोला जाता है? मिश्रित भिन्न। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, इसे मिश्रित भिन्न बोला जाता है, मिश्रित भिन्न। ठीक है। मतलब कि मिक्स्ड फ्रैक्शन इसे बोला जाता है। आप बोलोगे सर ठीक है, सब कुछ क्लियर हो गया हमको, उचित भिन्न भी आ गई, अनुचित भिन्न भी समझ में आ गई, मिश्रित भिन्न भी आ गई। ठीक है। अब आपको जो हमारा नंबर सिस्टम है उसमें कितने टाइप के नंबर होते हैं, नंबर्स की किस किस टाइप से डिवीजन किया जाता है, वो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। अब आपको कभी भी किसी भी टाइप का डाउट नहीं आने वाला है, विश्वास मानिए मेरा। ठीक है। अभी भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब मैं आपको सीधे ले चलूंगा क्वेश्चन की तरफ। मैं ज़्यादा आपको इंतजार नहीं कराऊंगा। ये डिविजिबिलिटी रूल है जो कि आप नेक्स्ट क्लास में सीखोगे मेरे साथ में। क्या ये डिविजिबिलिटी रूल है जो आप मेरे साथ नेक्स्ट क्लास में सीखोगे। ये जो पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूँ ना, मैं हैंड रिटन नोट्स भी हैं और साथ में ये जो लिख रखा है ना, इसकी प्रिंटेबल पीडीएफ भी टेलीग्राम पर डलवाता हूँ। आप चाहो तो इसे डाउनलोड कर सकते हो। याद रखना ये बात, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब सीधे मैं आपको ले चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। मैं जो जरूरी बातें होंगी वो मैं आपको क्वेश्चन से सिखाने की कोशिश करूंगा। हर चीज थ्योरी से नहीं सिखाई जा सकती, ये बातें आपको पता है। ठीक है। बताइए, क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ये आया है एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन है। एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन है। शिफ्ट भी बता देता हूं आपको। 10 जनवरी जो पहला एग्जाम हुआ था 2023 को, 10 जनवरी 2023 को जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी ना, फर्स्ट शिफ्ट हुई थी मॉर्निंग में, कितनी मॉर्निंग में कितने बजे वाली होती? 8 बजे एंट्री होती। उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है। अभी मैं देख रहा था मॉर्निंग में, तब मुझे ये क्वेश्चन देखने को मिला था, क्योंकि मैं अभी आपको इस एक दिन में होती थी 4 शिफ्ट होती, एक दिन में 4 शिफ्ट होती थी। कितनी शिफ्ट होती थी? एक दिन में 4 शिफ्ट। ठीक है। टोटल 76 शिफ्ट हुई हैं। 76 शिफ्ट कंडक्ट हुई थी 2022 की एग्जाम की 10 जनवरी को। ठीक है। कितनी कंडक्ट हुई थी? 76 शिफ्ट कंडक्ट हुई थी। मैं 4 शिफ्ट को लेकर एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको प्रॉपर मेथड सिखाऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। ठीक है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए जरा। देखिए, 40 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? ठीक है। इसके लिए आपको इसको मैनुअली काउंट करना पड़ेगा। देखिए, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। 40 से 50 तक आपको बताना पड़ेंगे कितनी संख्या, बताइए। आप बोलोगे सर पहली तो 41 होती है, दूसरी 42 नहीं होगी, 43 हो जाएगी, दूसरी 44 नहीं ले सकता मैं, 45 भी नहीं ले सकता, 40 नहीं ले सकता, 47 ले सकता हूँ। केवल ये 3 संख्या होती हैं जो 40 से 50 तक होती हैं। कितनी संख्याएं? 3 संख्या, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। इसमें हो सकता है आपको क्वेश्चन पढ़ने में और करने में थोड़ा अटपटा लगे। ये बेसिक नॉलेज के साथ सॉल्व होता है, इसका कोई ट्रिक कोई टेक्निक नहीं होती है। बेसिक नॉलेज स्ट्रांग है तो आप कर सकते हो। याद रखना, मैं आपको कम से कम 10 से 15 केवल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर करवाने वाला हूँ। आगे 10 क्वेश्चन करवाऊंगा ना, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर रहेंगे हमारे। ठीक है। जरा इस क्वेश्चन को देखिए। दिए गए उकमों से कौन से है अभाज्य संख्या? मैंने जस्ट अभी आपको समझाया था। को प्राइम नंबर किन संख्याओं को बोला जाता है? मैंने अभी आपको समझाया था। को प्राइम नंबर से है अभाज्य संख्या। ठीक है। ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ बनो, जिनमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। सर 21 दूनी 42 इनमें तो कॉमन है, तो ये को प्राइम कतई नहीं हो सकती। ठीक है। 9 7 63, सर ये भी नहीं हो सकती। 36 और 15 में 3 कॉमन होता है। गौर से देखोगे तो 11 और 21 में कभी भाग नहीं दे सकते हो आप किसी संख्या का। इनमें केवल एक कॉमन है, एक, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाता है। ये भी जीडी 12 जनवरी 2023 का शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए, आप कह सकते हो कि नहीं क्वेश्चन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। अभी जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम होता है ना रिसेंटली में, उसमें भयंकर क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी आपको करवाने वाला हूं मैं। ठीक है। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है। बताइए, प्रत्येक अभाज्य संख्या में गुणनखंड होते हैं। बताइए, प्रत्येक अभाज्य संख्या में, बताइए इनमें से कौन सा गुणनखंड प्रत्येक अभाज्य संख्या का होता? कोई भी अभाज्य संख्या लिख लो सर, दो, दूसरी, तीन। ठीक है। बताइए इनमें क्या कॉमन होता है? अभी मैं आपको थ्योरी पढ़ा के आया हूं। तो क्या हर प्राइम नंबर एक तो खुद से कटता है और एक 1 से कटता है। हर प्राइम नंबर किससे कटता है? 1 से कटता है। मतलब ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि हर प्राइम नंबर में 1 छुपा होता है। आप बोलोगे सर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में है। जरा इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। क्या कह रहा है?
दो अंकों की एक संख्या जो 9a एक अभाज्य संख्या है, बताइए a का मान क्या हो सकता है। ठीक है, 9a एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, आप कुछ मत कीजिए, 90 से लेकर 99 तक ये ज्ञात कीजिए, 90 से लेकर 99 तक ये ज्ञात कीजिए कि कौन सी संख्या ऐसी होती है जो क्या होती है, जो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर बताइए। देखिए क्या होगी, 93, 93 91 नहीं हो सकती, 91 91 जो 91 होता है ना, इसमें 7 का भाग जाता है। ठीक है, 91 नहीं हो सकती, 92 नहीं हो सकती, 93 94 95 96 97। केवल एक नंबर ऐसा पॉसिबल है 90 से 99 के बीच में, केवल एक नंबर आता है 99, जो कि अभाज्य संख्या होता है 9a। 9a ए की वैल्यू क्या होगी सर, ए की जगह 7 रहा होगा, ए की जगह 7 रहा होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। एग्जाम में बिल्कुल आते हैं 100% ऐसे क्वेश्चन भी। खुद एग्जाम दोगे ना तो आपको रियलिटी पता चल जाएगी, क्या क्या मैंने पढ़ाया और क्या एग्जाम में आया। 80 to 90% सिमिलर रहने वाला है बिल्कुल। देखिए, दो अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी, दो अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर बताइए। मैंने बोला सर सबसे बड़ी दो अंकों की संख्या होती है अभाज्य संख्या 97, सबसे छोटी दो अंकों की संख्या होती है 11। इन दोनों का अंतर आपसे पूछा गया, बताइए क्या आएगा सर, 86 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर होता है 86, 86 मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। बताइए, उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। ठीक है, ये अभी तक केवल बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर चीजें चल रही थी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया हुआ है मैंने यहाँ पर, याद से देखिए एक बार। ठीक है, कह रहा है कि ए और बी अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर, और जहां पर ए और बी भिन्न है, भिन्न है मतलब अलग अलग हैं दोनों। ठीक है, तो ए और बी का योग नहीं हो सकता है। बताइए, ए प्लस बी का योग इनमें से क्या नहीं हो सकता। ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है। देखिए 14 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, ये 11 + 3 हो सकता है, प्राइम नंबर है 11 और 3। ठीक है, 28 क्या हो सकता है, आप बोलोगे सर ये हो सकता है 17 17 18 19 19 और 9 नहीं हो सकता, 20 21 22 23 23 और 5। ये भी प्राइम नंबर के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। ये होता है 7 और 3, ये भी प्राइम नंबर के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। लेकिन आप 6 को प्राइम नंबर की फॉर्मेट में बिल्कुल नहीं लिख सकते। ऐसे दो नंबर मुझे बता सकते हो क्या आप, जिन्हें मैं 6 लिख सकता हूँ। आप बोलोगे सर 3 + 3 6 होता है। उसने क्लियर बोला है मेरे भाई, गौर से देखना कि विभिन्न मतलब अलग अलग, ये 3 और 3 सिमिलर नहीं ले सकता मैं। मतलब आप 6 को कभी भी प्राइम नंबर से मिलाकर नहीं लिख सकते, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए एक बार। ठीक है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। मैं इसमें क्वेश्चन तो नहीं लिए, लेकिन आप एक बार कॉन्सेप्ट मेरे साथ सीख लीजिए। क्या मैं इसमें क्वेश्चन तो नहीं ले पाया उस चीज़ के, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट जरूर बता देता हूँ। ठीक है, एक याद रखिए, क्या चेक प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को चेक कैसे चेक करते हैं, गौर से समझना। क्या एक फॉर्म रहती है 6k ± 1, 6k ± 1। ठीक है, अगर कभी भी आपको कोई प्राइम नंबर दिख जाए, कैसा दिख जाए, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप उसमें 6 का भाग देना। 6 का भाग, या तो वो 6 के भाग से एक ज़्यादा रहा होगा, या 6 के भाग से एक कम रहा होगा, ऐसा लॉजिक निकलेगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब समझाता हूँ पहले मैं आपको, इस बात का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए मैंने एग्जाम्पल के लिए 7 लिया, 7 को आप लिख सकते हो 6 × 6, एक रिमाइंडर आएगा। ठीक है, मैंने कोई भी नंबर ले लीजिए, 13 ले लिया मैंने, आप इसे लिख सकते हो 6 × 2 6 दूनी 12 + 1 फॉर्मेट में लिख सकते हो। मैंने ले लिया 11, सर आप 11 को लिख सकते हो 6 दूनी 12 - 1। ठीक है, मतलब आप +-1 फॉर्मेट में लिख सकते हो। आप बोलोगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमारे पास प्राइम नंबर आ गया तो हम 6 का भाग देंगे और पता कर लेंगे कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट क्या आता है, क्या प्राइम नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, पहली चीज समझना। अब मैं दूसरा पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो समझना। ठीक है, अगर कोई नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है, अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है क्या, तो वो प्राइम नंबर नहीं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, प्राइम नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मे बी। क्या बोलोगे, मे बी, शायद। सर ये क्या बता दिया आपने,
ये तो डाउट में डाल दिया क्या? देखना, हर प्राइम नंबर को ऐसे लिखा जा सकता है, गौर से समझना, हर प्राइम नंबर को ऐसे लिखा जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर ऐसा लिखा हुआ नंबर प्राइम नंबर हो। ठीक है, हर ऐसा लिखा हुआ नंबर प्राइम नंबर हो, ऐसा जरूरी नहीं। आप बोलोगे सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप देखिए कि आप 25 को गौर से देखना। 25 को सर 25 क्या होता है, 6 गुणा में 4, 6 गुणा में 4 प्लस 1 होता है। सर यहाँ पर भी 6 प्लस 1 हो रहा है, लेकिन ये नॉट नेसेसरी प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है। मतलब कि हर ऐसी शक्ल का दिखने वाला, हर इस तरह की शक्ल का दिखने वाला नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है। क्या नहीं होता? नहीं होता है। इस कॉन्सेप्ट को चाहो तो कहीं पर सजा के कॉपी में लिख लेना, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। अब जरा अगले क्वेश्चन को देखिए, निम्न में से कौन सा संख्या युग्म अभाज्य है? कौन सा युग्म अभाज्य है? बताइए, इनमें से कौन सा युग्म है जो अभाज्य है, मतलब कि इनमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। क्या? को प्राइम नंबर पूछा है, को प्राइम नंबर। ठीक है, पेयर पूछा है, पेयर। बताइए इनमें से कौन सा को प्राइम का पेयर है? ठीक है, जिनमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। को प्राइम पेयर ऑफ नंबर्स। ठीक है, मतलब दोनों प्राइम होना चाहिए और उनमें कुछ कॉमन भी नहीं होना चाहिए। देखना सर, इन दोनों में गौर से देखोगे तो 7 और 11 अभाज्य है। एक सेकेंड रुकना, 37 68, 7 एकम 7 2। क्या कह रहा है? विच ऑफ द पेयर ऑफ द नंबर्स आर प्राइम। ठीक है, हाँ ये कह रहा है कि प्राइम नंबर्स कौन से, इनमें प्राइम नंबर पहचानना है आपको। देखिए सर, ये प्राइम नंबर नहीं है, दिस इज नॉट प्राइम। ठीक है, 77 7 और 11 से भाग जाता तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, इनमें से सर ये 27 नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 27 नहीं हो सकता तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि 27 में 3 9 27 का भाग जाता है। इन दोनों में सर, इनमें ये नहीं हो सकता। क्यों? इसमें 19 या 57 होता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। केवल आंसर नंबर बी मेरा आंसर हो सकता है, मतलब क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है। आप बोलोगे सर बिल्कुल, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप बोलोगे सर यहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं है? उम्मीद करूंगा कि आपको जो बातें बता रहा हूँ ना, वो समझ में आ रही होंगी। अगला देखिए, 40 से सभी संख्याओं, 40 से कम सभी सम संख्याओं, डीपी कांस्टेबल 2000 अभाज्य संख्याओं की संख्या। बताइए कितनी संख्या होती है 40 से कम? मैं मैनुअल काउंट करना पड़ेंगे, कोई टेक्निक नहीं है। 2, 2 के बाद क्या आता है? आप बोलोगे सर 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 के बाद 7, 7 के बाद 7 8, 8 नहीं आएगा, 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। कितनी संख्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी संख्या हुई? 12। ऑप्शन नंबर डी। समझ गए कैसे काउंट करेंगे? आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो ये तरीका आपका रहने वाला है। ठीक है, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं आता हमें। अब देखिए जरा अगला क्वेश्चन, दिए गए युग्मों में से कौन सा एक सहअभाज्य संख्या है? को प्राइम नंबर्स, मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। बताइए, दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। 21 दूनी 42, ये तो करवा दिया मैंने, इसका ये आंसर था ऑप्शन नंबर डी, हो चुका है। ये भी हो चुका है, ये साले दोबारा कैसे डल गए? हाँ ये देखिए, ठीक है। अब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको सभी के सभी सिखा दिए हैं। क्या क्या बोलोगे सर आप? मैंने आपको बेसिक सारे के सारे कॉन्सेप्ट बता दिए थे। क्या नंबर के बारे में जो बेसिक नॉलेज चाहिए है ना आपको एग्जाम में जो जरूरी नॉलेज होती है ना आपको, कि प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होती है, रेशनल नंबर क्या होते हैं, आपको वो समझ में आ चुकी है। आप उन्हें कभी गलत नहीं करके आओगे। ठीक है, अब वो बातें तो दूसरी थी। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं और एक अगले टाइप के ऊपर जंप में मारता हूं। क्या? अगले टाइप के ऊपर जंप मारते हैं और आपको सीधा ले चलते हैं डिविजिबिलिटी की तरफ। क्या? डिविजिबिलिटी की तरफ मैं आपको ले चलूंगा, डिविजिबिलिटी की तरफ। डिविजिबिलिटी मतलब विभाज्यता के नियम में आपको सिखाऊंगा। डिविजिबिलिटी
मतलब अब हम सीखेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, मतलब विभाज्यता के नियम, मतलब कि आप किसी संख्या को किसी संख्या से काट सकते हो क्या नहीं, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपसे बोला, क्या बताइए, एक संख्या मैंने लिख दी 2 3 5 और 5 4, ठीक है। इस संख्या में किसका विभाग दे सकते हो, वो आपको 4 ऑप्शन देगा और आपको बताना है कि बताइए इनमें से ये किस में भाग जाएगी, ठीक है। लेकिन हर बार आपको इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप इससे भाग दो, फिर आप इससे भाग दो, फिर इससे भाग दो, फिर इससे भाग दो, ठीक है। हर बार ये पॉसिबल नहीं होता है, तो इसीलिए हर नंबर का एक फिक्स रूल होता है, क्या, हर नंबर का एक फिक्स रूल होता है क्वेश्चन को करने का, ठीक है। हर नंबर का एक फिक्स्ड पैटर्न होता है कि जिससे हम उसकी पहचान सकते हैं कि वो उससे विभाज्य है कि नहीं, ठीक है। कभी कोई नंबर दे दे और आपसे कह दे कि बताओ ये 2 से भाग जाता है कि नहीं जाता, तो आप क्या करना समझना, ठीक है। जब भी आपसे कोई कह दे कि बताओ, कोई नंबर दे दिया आपको, बताओ इसमें 2 का भाग जाता है कि नहीं जाता, आप बोलोगे सर नहीं जाता, एंड में 5 है, एंड में इवन नंबर होना चाहिए, एंड में अंतिम एक अंक विभाज्य होना चाहिए, क्या 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 ये कहती है कि एंड में जो एक अंक लगा है ना, एंड में जो एक अंक लगा है वो 2 से भाग होना चाहिए, 2 से भाग होना चाहिए। 2 से भाग होने का मतलब ये होता है कि जो लास्ट डिजिट है, आप लिखते जाओगे साथ में, जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट, लास्ट या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8 होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सभी संख्या एंड में दे रखी है तो वो नंबर पूरा का पूरा 2 से विभाज्य हो जाएगा। आप बोलोगे सर इतना हमको आ गया, इतना हमको आ गया, अगर कोई नंबर आप दोगे तो हम बता देंगे इसमें 2 का भाग जाता है कि नहीं, ठीक है। सेम बात सिमिलर 4 के साथ होता है। 4 कहता है कि मेरी पावर 2 है, मैंने 2 पावर लगा रखी है, तो मेरे लिए आपको 2 नंबर चेक, लास्ट के 2 डिजिट चेक करना पड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए इतना बड़ा नंबर दे दिया मैंने 7 9 3 5 7 2, ठीक है, 7 9 3 5 7 2, तो आपको क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट लो, बताइए इसमें 4 का भाग जाता है कि नहीं। आप बोलोगे सर जाता है, 4 एकम 4, 4 8 32, तो ये पूरे नंबर में भी 4 का भाग जाएगा। आप बोलोगे सर हमको 4 की डिविजिबिलिटी आ गई, क्या, लास्ट के 2 डिजिट चेक करो, भाग चला जाए पूरे नंबर में चला जाएगा, ठीक है। अब मैं आया 8 के पास, मैंने पूछा कि तेरी क्या इच्छा है, तो इसने बोला कि मेरे पास पावर 3 है, तो मेरे लिए आप लास्ट के 3 डिजिट देखो, क्या देखोगे आप, अंतिम 3 अंक, क्या देखोगे आप, अंतिम 3 अंक देखोगे, क्या, अंतिम 3 अंक, मतलब कि अगर मैं आपके सामने ये नंबर लिखा मैंने 8 7 9 60, ठीक है, तो आप इन 2 नंबर्स को नहीं देखोगे, आप केवल इन 3 अक्षरों को देखोगे, एंड में क्या लिखा हुआ है। अगर इनमें भाग जा रहा है तो पूरे में चला जाएगा, अगर इनमें नहीं जा रहा तो किसी में नहीं जाएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल बिल्कुल सीधी सीधी जा रही है दिमाग में ये बात है, ठीक है। सेम 16 के साथ होता है, सेम 32 के साथ होता है, ठीक है। अभी जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती है 2 4 8 के होता है, ठीक है। तो आप इन्हें याद कर लेना और इन्हें आप समझ लेना कि इनकी कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम सर एंड का डिजिट 4 देख लेंगे कि एंड में 4 डिजिट, एंड के 4 डिजिट लेके हम पता कर लेंगे कि कोई संख्या 16 से विभाजित है कि नहीं। कर लोगे इतना, आप बोलोगे सर बिल्कुल कर लेंगे। अब आगे चलिए आप, तो मैं आगे आया, ठीक है। मैंने बोला कि सेम 5 के साथ होता है, क्या, 5 कहता है कि मेरी पावर 1 है, 5 क्या कहता है कि मेरी पावर 1 है, मेरी पावर, ठीक है। तो आप मेरे लिए एंड का लास्ट का 1 डिजिट देख लो, लास्ट डिजिट देख लो मेरे लिए, तो मैंने देखा लास्ट डिजिट, ठीक है। देखिए 5 की खास बात एक ये है, क्या, अगर एंड में या तो 0 आए तो वो भाग दे देगा, या एंड में 5 आ जाए तो वो भी पूरे नंबर में भाग दे देगा, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि पूरा नंबर क्या आता है। जैसे मैंने 7 6 5 3 कुछ भी लिखा हो, अगर मैं इसका फेवरेट नंबर एंड में चिपका दूँ ना तो ये कहेगा मैं पूरे नंबर में भाग दे दूंगा। ये 5 की खास बात है। आप बोलोगे सर ठीक है, इतना हमें आ चुका है, ठीक है, इतना हमें आ चुका है, आप बोलोगे ठीक है। एंड में क्या आएगा, एंड में आप बोलोगे सर एंड में 0 और 5 आएगा, ठीक है। 25 भी सेम जिद के साथ अड़ा था, क्या, कि मेरी पावर 2 है तो मैं लास्ट के 2 डिजिट देख के चेक करूंगा, ठीक है। क्या करूंगा, मैं लास्ट के 2 डिजिट देखूंगा, ठीक है। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, लास्ट के 2 डिजिट देख ले, मतलब कि ये भी वही बातें कहता है इसी की तरह, 5 की तरह, क्या मेरे लास्ट के 2 डिजिट चेक करो। मैंने बोला ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट देखिए 75 है, ठीक है। देखिए 25 की खास बात होती है, या तो एंड में 25 होना चाहिए, 25 दूनी 50 होना चाहिए एंड में, या 75 होना चाहिए एंड में, या 2 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कभी भी ये डिजिट दिख जाए, एंड में ये डिजिट दिख जाए 25 50 75 और 100, समझ जाना वो 25 से विभाज्य संख्या है, समझ जाओगे आप, बोलोगे सर बिल्कुल समझ गए इतना, ठीक है। अब मैं आया इसके पास, इसकी क्या इच्छा है,
ये कहता है कि मेरी ज़्यादा नहीं, मेरी तो बस आप 3 डिजिट देख लीजिए, एंड के 3 डिजिट, ठीक है। मैंने देखा, ठीक है, ये 3 डिजिट में 125 का भाग दे रहे ना, ये लास्ट के 3 डिजिट में, तो समझ जाना वो उस नंबर में 125 का भाग जाता है। मैंने आपको 2, 4, 8, 16, 32 की डिविजिबिलिटी सिखा दी। मैंने आपको 5, 25, 125, 625 की डिविजिबिलिटी सिखा दी। जब इसका ज़रूरत पड़े तो आप सीख लेना, अदरवाइज अभी तो इसका काम में नहीं आएगा। मैं ये 3 आपको बता देता हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कभी ज़रूरत पड़ जाए तो इसे आप नहीं भूलोगे, आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं भूलेंगे, 5 की पावर 4 होता है, ठीक है। अब कुछ अलग चीज़ें बताना चाहूँगा, क्या आपको 10 की बात तो बताना चाहूँगा। 10 भी कहता है कि मेरा भी सेम ही हाल है, क्या मेरा भी सेम ही हाल है। कैसे सेम हाल है कि 10 कहता है कि मेरी पावर 1 है तो एंड में 1 जीरो होना चाहिए। 100 कहता है कि मेरी पावर 2 है तो एंड में 2 जीरो होना चाहिए, ठीक है। एंड में 2 जीरो होंगी तो ही मैं उस संख्या को काट पाऊंगा। सेम तरीके से 1000 कहता है कि मेरी पावर 3 होती है, अगर एंड में 3 होगा तो मैं काट पाऊंगा। 10,000 भी यही बात कहता है कि अगर एंड में 4 हुआ तो मैं उस संख्या को काट पाऊंगा, ठीक है। तो ये 10 की पावर 1, 2, 3, 4, आप इनकी डिविजिबिलिटी जानने लगे हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब थोड़ा सा आगे ले चलेंगे आपको और कुछ नई चीज़ें बताएंगे, क्या, ठीक है। 3 और 9 बड़े खास नंबर हैं, ये क्या बड़े खास नंबर हैं, ठीक है। पहले मैं आपको 9 की डिविजिबिलिटी से पहले आपको डिजिट सम से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। डिजिट सम इसे क्या बोला जाता है? डिजिट सम मतलब कि हिंदी में मैं इसे बोलूं तो इसे हिंदी में बोला जाता है अंकीय योग। क्या बोला जाता है? अंकीय योग, अंकीय योग। आप बोलोगे सर बिल्कुल बोला जाता है अंकीय योग, ठीक है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि आप 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, गौर से समझना। अगर मैंने कोई नंबर लिया, रैंडम एक नंबर लेता हूं मैं, 3, 4, 6 और 2, ठीक है। अब इसमें 9 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, ये कैसे डिपेंड करता है, देखना। 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 2 14, कितना आया? आप बोलो सर ये 14 आया, 14, ठीक है। अब आप 14 को भी जोड़ दीजिए, 1 और 4 5, सर इसका डिजिट सम कितना है? इसे बोलते हैं हम डिजिट सम। देखना सर, इसका डिजिट सम 9 है, इसका डिजिट सम 5 है, ठीक है। डिजिट सम कितना है? 5 है। तो अगर मैं इस संख्या में 9 का भाग दूंगा ना, 9 का, तो पता है पहली बात तो ये संख्या कटेगी नहीं, 9 से कट भी गई तो रिमाइंडर 5 देगी, पता है क्या। अब आप 9 से रिमाइंडर पूछूंगा तो बता नहीं पाओगे, आप बोलोगे सर बिल्कुल बता लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम बता लेंगे कितना आएगा रिमाइंडर, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे ले चलते हैं, अब आपको कुछ नई चीजें बताने की कोशिश करता हूं मैं, ठीक है। देखना, देखिए डिजिट सम निकालना आप सीख गए, ठीक है। एक एडवांस तरीका डिजिट सम का, गौर से समझना। वो एग्जामिनर की बहुत बेकार सोच हो चुकी है, वो आजकल कुछ भी दे देता है आपको, ठीक है। इसकी डिजिट सम चेक करने की बोलेगा, आप क्या करोगे? आप 9 के पेयर बनाना, 9 के, ठीक है। सर 7 और 2 9, 9 मतलब 0, 9 मतलब 0, 6 और 3 9 मतलब 0, 2 और 7 9 मतलब 0। एंड में डिजिट सम कितना आया? सर इसका डिजिट सम 0 है, इसका डिजिट सम क्या है? 0, ठीक है। अगर डिजिट सम 0 है, 0 में 9 का भाग जाता है क्या? आप बोलोगे सर 0 में हर संख्या का भाग जाता है, मतलब इस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा, इस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा, मतलब कि 9 सीधा सीधा कहता है, 9 डायरेक्ट सीधा सीधा कहता है कि डिजिट सम आप या तो 0 बना दो या 9 बना दो तो मैं उसमें भाग दे दूंगा। 0 की कोई 9 की कोई डिमांड नहीं है, वो कहता है या तो 0 बना दो या 9 बना दो, मैं उसमें भाग दे दूंगा, ठीक है। अब 3 भी इसी के जैसा निकला, क्या? 3 कहता है या तो आप डिजिट सम 9 बना लो या 9 बना लो या 6 बना लो या 3, तो मैं उसमें भाग दे दूंगा। मतलब वो कहता है कि डिजिट सम में भाग चला जाएगा तो पूरी संख्या में भाग चला जाएगा, ठीक है। और डिजिट सम निकालना मैंने आपको बड़े प्यार से सिखा दिया है। एक तरीका और देखो डिजिट सम निकालने का, मतलब इसी का एक और वर्जन है। कैसे? जैसे आपने देखा 2 7 6 5 4 3 2 7 6, ठीक है। अभी तो ये तो मैंने छोटा नंबर लिया है, एग्जामिनर इससे बड़ा देता है, देखना। 2 और 7 9, सर खत्म। 6 और 5 11, कितना आया? 11, 6 और 5 11, 11 मन में सोचा मैंने, 11 का डिजिट सम सोच लो मन में 2, ठीक है। क्या सोचोगे? 2, ठीक है। 6 और 5 11, 2 मन में आ गए मेरे, 2 मन में आ गया। 2 और 3 5 मन में आ गए मेरे, 5 और 2 7, 7 मन में आ गए। 7 और 7 14, मतलब 5 मन में आ गए मेरे। 5 और 6 11, 11 का डिजिट सम 2, ठीक है। तो आप ऐसे भी इनका डिजिट सम निकाल सकते हो, जल्दी फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए आपकी, ठीक है। आप बताइए इतना क्लियर है कि नहीं? बस इतना बताइए अभी तो मुझे हाल फिलहाल, कि इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं? क्लियर है, सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। मैं बिल्कुल आपको धीरे धीरे बच्चों की तरह आगे ले रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं है मुझे भी कहीं जाने की,
ठीक है, जब तक चीजें क्लियर होना हो अब समझ लेना। ठीक है, इन्हें बोला जाता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब ऐसी संख्याएं जो दो तीन संख्याओं के मिलन से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, छह के बारे में देखोगे तो छह के डिविजिबिलिटी के लिए आप दो और तीन को देख लीजिए कि दो और तीन की डिविजिबिलिटी कैसे होती है। जब भी कभी 12 आ जाए, कभी भी कोई बड़ा नंबर आ जाए, जैसे 27, जैसे एग्जाम्पल के लिए 72 आ गया, आप बोलोगे सर आपने मुझे 72 की डिविजिबिलिटी नहीं सिखाई। आप बोलोगे, क्या बोलोगे कि सर आपने 72 की डिविजिबिलिटी नहीं सिखाई, लेकिन मैं बोलूंगा क्या मैंने सिखाई है। इसे आप ऐसे दो नंबर में जोड़ लो जिनकी आपको डिविजिबिलिटी पता हो, या फिर इन्हें प्राइम नंबर में तोड़ लेते हैं, दो प्राइम नंबर में। ठीक है, जिनकी डिविजिबिलिटी आपको पता हो। 8 की पता है मुझे और 9 की भी पता है मुझे। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल के लिए अभी तो आपको एक और बताएं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न बनता है 11 के ऊपर। 11 की डिविजिबिलिटी क्या? 11 की डिविजिबिलिटी, 11 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? देखिए, सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग, या तो 0 आना चाहिए या 11 का गुणा जाना चाहिए। सर इसका मतलब क्या है? इसको समझना। क्या? 3, 4, 5 और 4। गौर से समझना क्या कह रहा हूं मैं, क्या कहना चाह रहा हूं। 3 और 5 का योग कितना होता है? आप बोलो सर 8 होता है। 4 और 4 का 8 कितना होता है? 4 और 4 का योग सर 8 होता है। 8 में से 8 गया तो 0 आएगा। क्या आएगा? 0। क्या 0 में 11 का भाग जाता है? आप बोलो सर बिल्कुल जाता है। मतलब इस संख्या में भी 11 का भाग जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये वाला बताइए इसका क्या आएगा? आप बोलोगे फिर से जोड़ना स्टार्ट कीजिए। 9, 7, 16 और 6, 22 डिजिट सम 22 आया। 6 और 5 11। ठीक है, 11 आया और 22 आया। ठीक है, विषम स्थान है, ये ऑर्डर प्लेसेस हैं। 9, 7, 1, पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, वो सॉरी पहला प्लेस, तीसरा प्लेस, पांचवा प्लेस, इनको ऐड किया। दूसरा प्लेस और दूसरा प्लेस और चौथा प्लेस ऐड किया। 22 में से 11 जाएगा, क्या बचेगा? 22 में से 11 जाएगा तो सर 11 बचेगा। 11 बचेगा, 11। और 11 में संख्या का भाग जाता है, मतलब आंसर ये भी नंबर, ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आप बोलोगे कि सर हमको आ गई हैं ये चीज़ें, हमको ये चीज़ें आ चुकी है। ठीक है, एक तरीका और देखना इसे काटने का। ठीक है, एक तरीका और होता है इसका, एक तरीका और होता है, गौर से समझना उस बात को। क्या होता है देखना, इधर से स्टार्ट करो आप। 6 में से 5 गया सर, 6 में से 5 गया तो 1 आएगा। 7 में से 6 गया तो 1 आएगा। 9 एज इट इज तो कितना आएगा? 9 आएगा। देखिए 9, 10 और 11 कितना आ रहा है अंतर? 9 आ रहा है। मतलब ये संख्या 11 से डिविजिबल होगी। ठीक है, ये दूसरा तरीका है इसे निकालने का। आप बोलोगे सर कि हमें आ चुका है, बस इसमें से ये माइनस कीजिए। सेम तरीके से इसमें कीजिए, इसमें भी कर सकते हो आप। क्या? इसमें भी कर सकते हो। कैसे? 3, 4, 5, 4। कैसे? 4 में से 5 गया तो माइनस का 1 आएगा। 4 में से 3 गया तो प्लस का 1 आएगा। +1 -1 0 होता है, और 0 में भाग जाता है 11 का। आप बोलोगे सर बिल्कुल जाता है। ये आप ऑड प्लेस का ये आप सम डिफरेंस निकाल सकते हो। ठीक है, कैसा लगा ये तरीका कमेंट में जरूर बताइए ना कि सर ये वाला तरीका अच्छा लगा, मैं ये वाला इससे जल्दी कर सकते हैं, या फिर चाहो तो ये तरीके मैंने सिखा दिए कर लोगे। 11 की डिविजिबिलिटी बिल्कुल कर लेंगे। ठीक है, एक सेकंड के लिए मैं आपको थोड़ा सा 8 की डिविजिबिलिटी पर लेकर चलता हूँ। क्या? 8 की डिविजिबिलिटी, 8 की डिविजिबिलिटी मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा 8 की डिविजिबिलिटी पर। गौर से समझने इस बात को। क्या? 8 की हिंदी में लिख दूं विभाज्यता, विभाज्यता। एट की डिविजिबिलिटी, गौर से समझने इस बात को। क्या? 8 कहता है कि 7, 6, 6, 4 और 72। आप बताइए क्या 8 की विभाज्यता के लिए आपको 3 डिजिट हर बार चेक करना पड़ते हैं? ठीक है, मैं आपको एक तरीका बताना चाहूंगा। क्या? क्या तरीका बताऊंगा? क्या? अगर थर्ड डिजिट, गौर से समझना मेरी बात को। क्या? अगर थर्ड डिजिट इवन हो, कैसा हो? इवन। इवन को हिंदी में कौन कौन जानता है क्या कहते हैं? इसे सम संख्या कहते हैं, सम संख्या। ठीक है, पहली शर्त क्या? अगर थर्ड डिजिट इवन हो, मतलब कि जो थर्ड प्लेस पे डिजिट आता है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला अगर इवन हो जाए, ये वाला बंदा अगर इवन हो जाए ना, तो आप क्या बोलोगे? चेक, चेक ओनली लास्ट 2 डिजिट, चेक ओनली लास्ट 2 डिजिट। मतलब कि अगर जहां पर इवन दिख जाए 4, तो इसे भी मत देखो, इसे भी कह दो तू जा, तू हर बार कटता है। ठीक है, 72 को देखो सीधा, सर 8 नाम 72, मतलब ये पूरी संख्या विभाज्य होगी। एग्जाम्पल के लिए एक और लिख देता हूं मैं।
बताइए, आप बोलोगे सर और यहाँ पर 4 है, ये पूरी संख्या कटती है 8 से, कर लोगे? आप बोलोगे सर ठीक है। लेकिन अब एक और डाउट, अगर सर थर्ड डिजिट, अगर थर्ड डिजिट ऑड हुई अगर थर्ड डिजिट ऑड हुई मतलब कि विषम संख्या हुई तो क्या करना है? गौर से समझना, जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखा है, ये ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं मैंने, ठीक है। इसमें ये लास्ट तीसरी डिजिट ऑड है, ये क्या है? ऑड है। सर तो कैसे चेक करते हैं? तो भी मैं बता देता हूं आपको, क्या? ऐड 4, 4 को जोड़ो, हिंदी में तो लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लेना, फीलिंग समझ लेना, क्या? ऐड 4 टू लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। आखिरी की 2 संख्या में 4 जोड़ो, फिर चेक करो, सीधा सा फंडा है। फिर चेक करो कैसे सर? 28 ले लो, 28 में सर मन में 4 जोड़ लो, 28 में 4 जोड़ा 32 हो जाएगा। 32 में 4 का 8 का भाग जाता है क्या? आप बोलो सर जाता है। 32 में 4 का भाग तो इस पूरे नंबर में 8 का भाग जाएगा। ये बड़े बड़े क्वेश्चन में इतनी ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं आपको कि आप भी दंग रह जाओगे कि सर इतने तगड़े तगड़े क्वेश्चन आपने कैसे करवा दिए, इतनी शानदार तरीके से आंसर कैसे निकल के आ रहे हैं, ठीक है। ये जो छोटी छोटी बातें आपको सिखा रहा हूँ ना, ये सेकंड में आंसर लेके आएंगे आपको, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कई सारी बातें मैंने बता दी हैं और आपको कई सारी चीज़ें अब साथ में आने लगी मेरे, ठीक है। अब मैं आपको काम की बातें करूंगा, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन पे थे हम, इस वाले क्वेश्चन पे थे, इस वाले क्वेश्चन पे देखिए, जरा देखिए गौर से। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, आप एक बार ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, कैसे होगा ये? बताइए क्या किया जाए? देखिए, दो, क्या लिखा है संख्या? 210 102 पूर्णतः किसके द्वारा विभाज्य होता है, ठीक है। मैंने आपको 7 की नहीं बताई थी, 7 की बताना भूल गया मैं, एक 2 मिनट दूंगा, 2 मिनट में बता देता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक नंबर लिख दिया मेरे मन से कोई भी, ठीक है। ये मैंने 6 डिजिट का नंबर लिखा। अब समझना इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो आखिरी का 3 का पेयर बनाइए, आखिरी का 3 का पेयर, ठीक है। फिर एंड का 3 का पेयर बनाइए, 3 3 का पेयर बन गया, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर ले लीजिए, क्या करोगे? इनका अंतर ले लीजिए, कैसे? 427 में 323 माइनस कर लीजिए, 343 माइनस कर लीजिए, 7 में से 3 गया 4 आएगा, 12 में से 4 गया 8 आएगा, 84 आया। क्या 84 में 7 का भाग जाता है? आप बोलो सर 84 में 7 का भाग जाता है, तो इसमें भी 7 का भाग जाएगा। 7 की डिविजिबिलिटी कौन कौन सी क्या, ठीक है। जो 7 की है ना, वो 11 की भी होती है, वो 13 की भी होती है, वो 17 की भी होती है, वो 19 की भी होती है, ठीक है। 7 11 13 17 19, आप बोलोगे सर बिल्कुल हमें 7 की डिविजिबिलिटी आ चुकी है अब, ठीक है। और बाकी कुछ जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल सब कुछ सिखा देंगे आपको, जहाँ जो जरूरत पड़ेगी वो सिखाते जाएंगे, गौर से समझना। 7 से चेक करता हूँ मैं सर, ये 210 है, ये 110 है, ठीक है। 210 बढ़ा है तो 210 में से 102 माइनस कर लेता हूँ मैं। 10 में से 2 गया 8 आया, कितना आ गया? 10 में से 2 गया 8 आया, कितना हो गया? ये 0 आएगा, 2 में से गया 108। क्या 108 में 7 का भाग जाता है? आप बोलोगे सर 7 कब 7, 3 बचा, नहीं जाता, कैंसल, इसमें से नहीं जाता। 3 का देखो सर, 2 और 1 3, 2 और 1 3, सर 3 का भाग जाता है, डिजिट सम इसका 3 आ रहा है, डिजिट सम इसका 6 है। मैं क्या करता हूँ, 3 का डिजिट सम बनाने के लिए 3 3 का पेयर बना, सब कुछ खत्म। जैसे मैंने देखा 2 और 1 3 खत्म, 2 और 1 3 खत्म, मतलब 3 से विभाजित होगा ये, ठीक है। आगे देखिए, ये वाला देखिए, ये वाला देखिए कैसे होगा। 3 0 7 44 44, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए ऑल क्या कह रहा है, किससे विभाजित होगी? ऑल द अदर नंबर्स एक्सेप्ट 5 और 7, मतलब कह रहा है कि 5 और 7 से विभाजित नहीं हो सकती, 5 और 7 से विभाजित नहीं हो सकती। ऑल द अदर नंबर एक्सेप्ट 5 और 7, मतलब ऑल द अदर नंबर 5 और 7, 7 से विभाजित होगी क्या बताइए? 30 7 44, क्या करोगे आप? 3 का पेयर बनाओ, 3 का पेयर बनाओ, बना लोगे ना, 744 और 30, इस 30 को यहाँ से कटा दो,
4, 4 में से 3 गया 1। सर ये तो 7 से विभाजित हो जाती है, 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित है, मतलब कि ये ऑप्शन गलत हो सकता है, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब मैं इसके पास आया, इसकी इच्छा पूछी मैंने, तेरी क्या इच्छा है, इसकी इच्छा पूछी मैंने, सर एंड में इवन है, मतलब 2 से विभाजित होता है, ठीक है। फिर मैंने बोला कि 3 से, 3 की इच्छा बता कि तेरी इच्छा क्या है, तू काट पाता है कैसे, देखना 3 कट गया, 7 तो 4 12, 3 कट गया, 4 नहीं कटा सर, नहीं कटा, मतलब ये 3 नहीं काट पा रहा बेचारा से, 3 नहीं काट पा रहा, आंसर नहीं हो सकता, ये 3 नहीं काट पाएगा से, ठीक है। ऑल द अदर्स नंबर्स एक्सेप्ट 5, 5 को छोड़कर अन्य संख्याएं इसे काट सकती, ठीक है, 5 को छोड़कर अन्य संख्याएं इसे काट सकती हैं। ऑल द अदर नंबर्स एक्सेप्ट 5, मतलब 5 नहीं काट पाएगा इसे, बाकी अन्य संख्या काटेंगे, बिल्कुल सही है, 5 नहीं काट पाएगा, मतलब ये वाली बात है, इसने सही किया। ऑप्शन नंबर डी, इसमें ये गलत था, इसमें भी ये गलत था, और इसमें भी ये गलत दे रखा था, एक्सेप्ट 5, मतलब ये कह रहा था कि 5 नहीं काट सकता, 7 नहीं काट सकता, लेकिन इसे 7 काट रहा था, 60 काट रहा था, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक बार, चलें आगे, ठीक है। अगला देखिए, बताइए एक अंक वाली संख्या किससे विभाज्य है, 2 से चेक करोगे सर, 2 से विभाज्य है, एंड में ई बना रहा है, एंड में ई बना रहा है सर। 3 का देखिए, 3 का देखिए, देखिए मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने 4 देख लिया, एंड में 74 आ रहा है, 74 में 4 का भाग नहीं जाता, 74 में 4 का भाग नहीं जाता तो इसका भी नहीं जाएगा, 74 में 4 का भाग नहीं जाता तो इसका भी नहीं जाएगा, 2 का जाता है, और 7 का देख लेता हूँ मैं एक बार, 7 का, किसका देख लेता हूँ, 7 का, देखना 7 का देखते हैं। 7 का देखने के लिए 974 106 पेयर बना लोगे आप, बोलो सर बिल्कुल बना लेंगे, 4 में से 6 गया 8 आएगा, एक सेकेंड, 14 में से 6 गया तो 8 आ जाएगा, ठीक है, 14 में 6 गया 8, 6 में से 0 गया 6 आ जाएगा, 9 में से 1 गया 8 आ जाएगा। बताओ इसमें भाग जाता है क्या 7 का, सर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 चौकट जाता है, 7 का भाग जा रहा 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 है, 3 का भाग बताइए जा रहा होगा कि नहीं, आप लॉजिक लगाइए, आप दिमाग लगाइए, सर ये ऑप्शन नहीं था, ये ऑप्शन नहीं था, क्या ये ऑप्शन हो सकता था क्या, बताइए ये ऑप्शन हो सकता था सर, ये हो सकता था अगर 3 से विभाजित हो जाता था, अगर 3 से विभाजित होगा तो ये ऑप्शन भी होगा, ये ऑप्शन भी होगा, तो सर 7 से विभाजित कर रहा है, तो केवल ऑप्शन नंबर डी पॉसिबल है इसका। लॉजिक लगाइए थोड़ा, मैंने क्यों टिक किया है वो वाला, थोड़ा लॉजिक लगाइए, मैंने डी क्यों टिक किया। देखिए 2 का मुझे पता है काट लेता है, 7 का मुझे पता है काट लेता है, मैं 3 की डिविजिबिलिटी क्यों चेक करूं जब मेरे पास ये ऑप्शन बचा और ये बचा है। अगर 3 काटता है, ये 100%, अगर 3 काटता है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 7 भी तो काटता है, तो ऑप्शन डी होगा ना, डी, ठीक है। आगे चलते हैं, ये वाला बताइए 23,474 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, ठीक है, मतलब ये वाली संख्या किससे विभाज्य बताइए। देखिए इसमें मुझे 11 दिख रहा है थोड़ा अच्छा सा, देखिए 4 नहीं हो सकता, 74 में 4 का भाग नहीं जाता, 4 एकम 4, 4 का भाग नहीं जाता, तो ये ऑप्शन कतई नहीं हो सकता, ठीक है। मैं 11 को देख रहा हूँ, 11 को देखना, 11 क्या कहता है, 2 3 4 7 4, ठीक है, 2 3 4 7 4। देखिए एक तरीका मुझे आता है, कैसे आता है, एक तो वो अंतर वाला आता है, मुझे एक ही आता है, देखिए 2 4 6 और 4 10, 7 और 3 10, सर ये भी 10 और ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, 10 में से 10 गया 0, मतलब 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, 2 से भी विभाज्य है, क्योंकि एंड में सम संख्या है, मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो गया। आप बोलोगे कि सर हमें ये चीज़ें तो आने लगी हैं, बड़े शानदार तरीके से ये चीज़ें हम धीरे धीरे करके सीखते जा रहे हैं, बताइए अच्छी लग रही हैं आपको, मज़ा आ रहा है साथ बने में, बिल्कुल बने रहना है आपको अभी तो। ये वाला बताइए, वो कह रहा है कि आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ के, एक नंबर इस प्रकार है, के की वैल्यू क्या हो सकती है, बताओ बताओ क्या हो सकता है। सर 6 में, सबसे पहले तो 6 में 2 और 3 छुपा होता है, ठीक है, 6 में 2 और 3 छुपा हो सकता है, ठीक है। सर एंड में के आ रहा है और 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित अगर के है तो के की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, आप बोलोगे सर के की वैल्यू या तो 0 1 सॉरी या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8, केवल ये वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। क्यों, 2 का कहना ये है कि मैं केवल उस नंबर को काटूंगा जो एंड में इवन बनाता हो, इवन ये बनाता है, मतलब कि ना तो ये आंसर ना तो ये आंसर,
दो ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दी, ठीक है। अब मैं चलता हूँ 3 के पास कि तेरी क्या इच्छा है। वो कहता है कि इसे जोड़ दो, इसे जोड़ो। क्या कह रहा है वो? इसे जोड़ दो। मैंने जोड़ना स्टार्ट किया। 5 और 3 8 और 2 10 और 6 16। 16 का डिजिट सम 7। 7 प्लस का के और के 2 के 2 के। बताओ क्या रखा जाए। अगर मैंने के की जगह 0 रखा, अगर मैंने के की जगह 0 रखा, नहीं ऐसा करता हूँ मैं, दो ऑप्शन बचे 4 और 2, मैं 2 रख के देखता हूँ पहले, 2 रख के देखता हूँ। 2 दूनी 4, 4 और 7 11 आएगा, 11 आएगा। क्या 11 में 3 का भाग जाता है? सर नहीं जाता। मतलब के का मान 2 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? के का मान 2 कतई नहीं हो सकता, ठीक है। अगर 2 नहीं हो सकता तो केवल ऑप्शन नंबर 4 बचा, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या बचा? ऑप्शन नंबर ए, मतलब 4। बताइए समझ में आ गया? कर लोगे? ठीक है। उम्मीद करूंगा कि आपको जो चीजें बता रहा है ना वो सीधे सीधे समझ में आ रही है। अगला देखिए क्या कह रहा है। एक संख्या है 6 8 7 x 29 और जो 9 से विभाजित है। सर 9 का सीधा लॉजिक है, 9 का सीधा लॉजिक है कि डिजिट सब 9 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। देखना 9 से 9 काट दिया मैंने, 7 और दोनों कट गया। 8 और 6 14, 8 और 6 14 मतलब डिजिट सम 5, 5 प्लस एक्स। एक्स का मान क्या होना चाहिए कि ये योग 9 बन जाए। योग 9 बनाने के लिए एक्स का मान क्या होना चाहिए? सर एक्स की वजह 4 रख दो, 4 और 5 9 होते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर डी। 9 की विभाज्यता सबसे सरल होती है मेरी नजर में। अगला देखिए 8 से इसे विभाज्य बनाने के लिए, अच्छा देखिए ये कॉमन नहीं है यहाँ पे, ये पूरी एक संख्या है। 3 9 6 2 5 8 एन, ये एक संख्या है। एन की जगह एक वैल्यू आएगी और ऐसी वैल्यू रखना कि 8 से भाग चला जाए। क्या रखोगे? बताओ क्या रख सकते हो कि 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए? सर मैंने देखा, क्या समझना, पूरी बात समझा रहा हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एन की जगह मैं क्या रख दूं कि 8 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए। मैंने देखा कि सर एंड में तो 5 है, क्या है 5। या फिर आप ऐसे देख सकते हो, क्या सर जो 8 है ना, 8 के लिए 3 डिजिट लेते हैं, एंड के 3 डिजिट, मैंने 3 डिजिट ले लिए, ठीक है। 8 7 56 कितना आएगा? 8 7 56, 8 7 56, रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा, 2 रिमाइंडर बचा। 2 किसके पास जाएगा? एन के पास। बताइए 8 के पाड़े में ऐसा दिखा दिखा लग रहा है क्या आपको? सर दिखा दिखा लग रहा है क्या? एन की जगह 24 होगा, 24 24 मतलब एन का मान कितना आ गया? 4 आ गया, एन का मान 4, ऑप्शन नंबर सी। बताइए आप बोलोगे कि सर हमको कोई दिक्कत नहीं है और मजा भी आ गया और समझ में भी आ गया। ये वाली वैल्यू बताइए। सीजीएल 11 जून 2019 का शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है, ये शिफ्ट 3 का। बताइए एक्स का कौन सा मान रखने पर ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी? बताइए संख्या क्या है? 4 6 3 9 3 एक्स और 8। बताइए एक्स का मान क्या रखें कि 11 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। अभी मैंने आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन कराए, ये तो लेवल भी नहीं था। अगली क्लास में आश्चर्य हो जाओगे सर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं क्या? क्वेश्चन समझना, ठीक है। देखिए मैं लॉजिक लगाता हूँ, क्या जैसे बोलोगे वैसे कर लूंगा। 8 में से एक्स जाएगा, एक्स में से 3 जाएगा, कितना जाएगा? -6 आएगा। 3 में से 6 जाएगा, कितना है? 3 में से 6 गया तो कितना आएगा? 3 में से 6 गया तो माइनस का 3 और 4 ऐसा कैसा, प्लस का 4 आ गया, ठीक है। इनको जोड़ो, क्या आएगा? सर 4 में से 3 गया 1, -5 आएगा, -5 आएगा, -5 आएगा, क्या आएगा? -5। तो ये +5 बनना चाहिए, प्लस का 5 बनना चाहिए ना। ये देखिए ये -5, ये +5, तो 0 हो जाएंगे, ठीक है। सर ये x उतर जाएगा, ये 5 इधर जाएगा, मतलब x की वैल्यू 3 आ जाएगी, x की वैल्यू 3, ऑप्शन नंबर बी। बताइए अब आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें क्या? जो लेवल की चीज़ें मैं आपको समझाने की मैंने आपको कोशिश की है कि बेसिक से उठाकर एक अच्छे लेवल पर ले जाके आपको छोड़ दिया है मैंने, कि आपका पे मेंटल एबिलिटी डेवलप हो चुकी है, कि आप क्वेश्चन को करना और समझना सीख चुके हो। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताओगे। क्या इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे? अगर कमेंट में नहीं बताया आपने तो मैं अगली क्लास में फिर से इस क्वेश्चन के साथ मैं शुरुआत करूंगा, ठीक है। कमेंट में आपका ये क्वेश्चन मुझे आंसर चाहिए। क्या इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करोगे? अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो ना तो अपने दोस्तों के साथ हम जरूर शेयर करना, दोस्तों यार हो जो भी मित्र हो अपने, उनके साथ शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, एक नया कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा और नंबर सिस्टम का जो
आधा पोर्शन बचा हुआ है ना, अभी यूनिट डिजिट रिमाइंडर थ्योरम, वो सब कुछ अगली क्लास में कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में।